नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अप्रैल में क्या होगा? चुनाव में कौन जीतने वाला है? मोदी। यही एक तस्वीर बन रही है। ये तस्वीर कैसे बन रही है? कौन बना रहा है? मोदी बना रहे हैं, लेकिन मोदी के अलावा कौन बना रहा है? इंडिया गठबंधन के बहुत सारे लोग बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनसे उम्मीद ही ये की जाती थी कि ये बाद में बीजेपी के लिए काम करेंगे। कौन लोग? बार बार बी टीम बता रहा हूं मैं आपको, आज से नहीं 1 साल से बता रहा हूं। जब इंडिया गठबंधन की बात आई थी उससे पहले से बता रहा हूं। ममता बनर्जी, नीतीश, केजरीवाल, मायावती। अब क्या किया जाए? परसेप्शन है। ये जो कुछ हो रहा है परसेप्शन हो रहा है। एक छवि बनाई जा रही है, पूरे देश में एक छवि बनाई जा रही है कि मोदी अजय योद्धा हैं। 2024 उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। उस छवि को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राम मंदिर वाला आप कर रहे हैं। लोगों को यात्रा दिलाने मुफ्त कराएंगे, कई सांसद पैसे देके जाएंगे, कर रहे हैं। हर प्रदेश की कैबिनेट एक 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 करके राम मंदिर के दर्शन करने जाएगी। हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक छवि बन रही है, प्रोजेक्शन बन रहा है। जीतेगा तो मोदी ही, ये बात बगैर कहे बन रही है। तो इस जीतेगा तो मोदी ही में इंडिया गठबंधन का क्या योगदान है? वहाँ से ये संदेश क्यों आ रहा है? वहाँ से ये संदेश आ रहा है कि जो इंडिया गठबंधन बनाने वाले लोग थे, अब ये समझ में आता है कि वो कांग्रेस पार्टी को धोखा देने के लिए इंडिया गठबंधन का आइडिया लेकर आए थे। आइडिया ऑफ इंडिया वॉज द आइडिया ऑफ चीटिंग। ममता बनर्जी इंडिया नाम देने वाली हैं। सबसे पहले उन्होंने ऐलान किया है कि भैया हम तो अकेले लड़ेंगे बंगाल में, और दूसरे राज्यों में साथ लड़ेंगे उनके। यानी बंगाल की सारी सीटें उनको चाहिए और दूसरे राज्यों में भी वो अपना हक मांगेंगे। यानी आने वाले समय में वो दूसरे जो आसपास के राज्य, त्रिपुरा वगैरह, असम वगैरह, वहाँ पर भी वो पंगे करेंगे और कहेंगे कि हमको सीट दो। हम अपने राज्य में देंगे नहीं, तुम अपने राज्य में दो। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी यही कर रही है। मान साहब ने बता दिया कितनी सीटें चाहिए उनको। मायावती ऐलान कर चुकी हैं कि कुछ भी हो जावे हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव अभी शांति से बैठे हुए हैं, लालू यादव शांति से बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो 4 खिलाड़ी मैंने बताया था, ये जोर शोर से इस गठबंधन की चटनी बनाने के काम में लग गए हैं। तब क्या होगा? क्या होगा से पहले ये समझिए कि एक राजनीति कैसे चलती है। ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि विधानसभा में मेरे पास काफ़ी सीटें हैं, मेरे पास अच्छा खासा वोट शेयर है, और पिछले लोकसभा चुनाव में भी मेरे पास वोट शेयर था, तो मैं अपने शेयर में से इनको हिस्सा क्यों दूं? नीतीश को लगता है मेरी बिहार में सरकार है, मेरे पास अच्छा खासा वोट शेयर है, तो मैं इस वोट शेयर में से इनको हिस्सा क्यों दूं? मायावती को लगता है कि मैं अपने दलित वोट इनको क्यों छूने दूं? और ये सब इसलिए लग रहा है क्योंकि उनको ये समझाया गया है कि तुम अगर कांग्रेस पार्टी को सीटें दोगे तो कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेगी, लेकिन ये वोट तुम्हारे हैं। लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जीती थी, लेकिन बाद में सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी की आईं। दिल्ली में केजरीवाल जैसा बहुमत 67 सीटें 70 में से किसी को नहीं मिला होगा, लेकिन 7 में से 7 सीटें बीजेपी जीती लोकसभा में। राजस्थान में भी यही हुआ। रिसोर्सेज का फ़र्क पड़ता है, मैनेजमेंट का फ़र्क पड़ता है ग्राउंड पे। लेकिन जब केंद्र का वोट होता है तो लोग प्रेफर करते हैं किसी केंद्रीय पार्टी को वोट देना। नीतीश कितना भी अपना प्रधानमंत्री के लिए नाम चला लें, मध्य प्रदेश वाला नीतीश के लिए वोट नहीं देगा, गुजरात वाला नहीं देगा, बंगाल वाला नहीं देगा, महाराष्ट्र वाला नहीं देगा। तो नीतीश को लगता है कि मैं अपने यहाँ पे ही वोट लूँ, लेकिन वहाँ पे भी जो वोटर है बिहार में, वो देखेगा कि भाई लालू जी, नीतीश जी जो तीनों मिलके राजीव गांधी और राहुल गांधी का नाम चला रहे हैं, तो भैया या खड़गे साहब का चला रहे हैं, तब आप दे दो वोट। ये एक स्पष्ट चीज़ है कि अगर बंगाल में भी
लेफ्ट, ममता और कांग्रेस मिलकर लड़ते हैं और केंद्र में किसी कांग्रेस जैसी पार्टी के नेता का नाम चलाते हैं जिसको देश के हर हिस्से में जो मान्य है, तो लोगों के लिए ज़्यादा बिलीवेबल होगा, लोग उसको वोट देंगे। परसेप्शन। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि ये तो होना ही था और इसीलिए ये लोग गठबंधन में आए थे कि बाद में तोड़कर झटका दे सकें, क्योंकि ये रिश्ता इनका बहुत पुराना है। मैं पहले भी इनको बी टीम के तौर पे कह चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके पीछे एक और पॉलिटिक्स है। वो पॉलिटिक्स ये है बीजेपी की पॉलिटिक्स। बीजेपी चाहती है कि राज्यों में ममता बनर्जी पावरफुल हो जाए, उनको चलेगा। बिहार में नीतीश या लालू भी पावरफुल हो जाए, उनको चलेगा। दिल्ली में केजरीवाल पावरफुल हो, उनको चलेगा। पंजाब में केजरीवाल पावरफुल, उनको चलेगा। लेकिन नेशनल ताकत कोई खड़ी नहीं होनी चाहिए बीजेपी के मुकाबले, तो वो इन छोटी ताकतों को सपोर्ट दे रहे हैं। अब इसके पीछे ईडी की बात आती है, ये दूसरी बातें आती हैं। तो ईडी का जहाँ तक सवाल है, तो भैया ये मायावती जी के पास तो 2016 से जब नोटबंदी हुई थी तब से ये बात है कि सरकार के पास में उनके मनी लॉन्ड्रिंग के प्रमाण हैं, ये हैं वो हैं, उनसे उनको दबा के रखा हुआ है। तो थानेदार अगर शहर के किसी अपराधी को अपने काम कराए, उससे निजी काम पूरे कराएं या अपने परिवार के काम पूरे कराएं, क्या अच्छी बात है क्या? अगर अपराधी है तो बंद करिए आप। 16 से अब तक 9 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। खैर, अब उन पॉलिटिकल इश्यूज़ की तरफ आते हैं जो इसके बीच में उठे हैं। एक तो पॉलिटिकल इशू नीतीश कुमार ने उठाए दोनों। पहला उन्होंने उठाया जातीय जनगणना वाला और उसके साथ भी कर्पूरी ठाकुर वाला। लेकिन ट्रम्प कार्ड जो खेला था नीतीश ने अपना, जाति जनगणना वाला, उस ट्रम्प कार्ड को अब उन्होंने खुद ही काट दिया है। अब वो कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हुए अपने भाषण में कहते हैं अति पिछड़ा और पिछड़ा। ये तो बीजेपी का प्लैंक है। पिछड़े वोट को बांटने के लिए बीजेपी ही पिछड़े और पिछड़ों में भी पिछड़े का प्लैंक लेकर आई थी। याद कीजिए बीजेपी का प्लैंक क्या है। आप जानते हैं बीजेपी जो एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक है उसको काटने में यकीन रखती है। उत्तर प्रदेश में ये उसने यादव बनाम गैर यादव करके पिछड़ों को बांट दिया। बाद में अभी जनगणना पता चला कि यादवों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उनको ज़्यादा जगह मिलनी थी। तो रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट एक ट्रम्प कार्ड है बीजेपी के पास। इसके आधार पर बीजेपी अति पिछड़ों के आरक्षण की बात कर सकती है, यानी अति पिछड़ों को सपोर्ट दे सकती है। और अति पिछड़ों को सपोर्ट देने का मतलब यह है कि उसमें जो पिछड़े बाहर निकाल दिए जाएंगे उस कैटेगरी से, भले ही वो यादव हों, लालू यादव, उनके और अति पिछड़ों के बीच में एक दरार पैदा कर दी जाएगी। उनको बांट दिया जाएगा और एक पक्ष को अपनी तरफ ले लिया जाएगा। जैसे कि महिलाओं में, मुसलमानों में महिलाओं के वोट ले लेंगे जी, हम 3 तलाक का मसला ले देंगे। यूपी में यादव वाला बताया। हरियाणा में क्या किया उन्होंने, जाट और नॉन जाट का पोलराइजेशन कर दिया। बाद में जाट लीडर का समर्थन ले लिया। तो ये उनका जो स्टाइल है ना, इस स्टाइल के हिसाब से नीतीश कुमार ने ये जो कर्पूरी ठाकुर के बारे में भाषण देते हुए कहा कि उन्होंने अति पिछड़ों के लिए काम किया, अति पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए काम किया, ये सीधा संदेश था कि रोहिणी कमेटी या रोहिणी कमीशन जो भी आप कहें, उसकी रिपोर्टों को लागू करने की दिशा में नीतीश कुमार खेल रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के बाद में अगर बीजेपी ऐलान कर देती है कि हम रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे अति पिछड़ों वाली, तो नीतीश को लगता है कि मैं लालू यादव के एक वोट शेयर को काट के अपनी तरफ कर लूँगा और लालू यादव को धोखा दे के अलग हो जाऊँगा और मैं दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाऊँगा। कमी पड़ेगी तो बीजेपी सपोर्ट कर देगी। कल के दिन अपने आप को बचाए रखना है तो यही एक तरीका है। अभी तो कुछ दिन पहले बीजेपी को छोड़ के आए थे, तो ये एक निशाने पर तीर उन्होंने लिया। यहां तक भी ठीक था, लेकिन उन्होंने अपने ही पार्टनर्स के ऊपर हमला कर दिया। जैसे कि उन्होंने एक वंशवाद का मसला उठा दिया। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर वंशवाद को नहीं मानते थे। उन्होंने अपने जीते जी कभी अपने लड़के के करियर के लिए कुछ नहीं किया।
उनके निधन के बाद हमने ही जरूर उनके लड़के को जगह दे दी। इसी तरह से ये जब वो कह रहे हैं तो एक तो तेजस्वी यादव पे हमला कर रहे हैं और दूसरा हमला वो कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सोशल मीडिया सेल लगातार कांग्रेस पे वंशवाद के हमले करता रहा है, बगैर ये सोचे कि कांग्रेस के वंशवाद का ऐसा कोई इतिहास है नहीं। आप चौंक जाएंगे सुन के, क्योंकि आपने सिर्फ यही सुना है वंशवाद है। आप ये बताइए कांग्रेस का वंशवाद क्या है? लठ ठकाने का, जेल जाने का, पिटने का और सड़कों पे लड़ने का। आप कहेंगे राज किया है, देखिए आप कैसे राज किया। स्वरूप रानी नेहरू, मोतीलाल नेहरू की पत्नी और मोतीलाल नेहरू दोनों स्वतंत्रता सेनानी, लड़े सड़कों पे। स्वरूप रानी नेहरू का निधन पुलिस की लाठी से हुआ, अंग्रेज़ों की लाठी से। बीमार हो गई, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, चोटिल हो गई, उठ नहीं पाई। जवाहरलाल नेहरू 10 से 15 साल जेल में रहे। इससे ज़्यादा क्या कोई कुर्बानी देगा? उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। अब उनके बारे में ये कहा जाता है कि जिन्ना को प्रधानमंत्री, पटेल को प्रधानमंत्री बना देते, जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते। वो जब तक चुनाव हुआ तब तक तो जिन्ना निपट चुके थे। भाई चुनाव तो 51 में हुआ ना। तो फिर ये इंदिरा गांधी तो आई। इंदिरा गांधी कब आई? 64 में नेहरू मरे हैं, 66 में इंदिरा गांधी का राजनीति में प्रवेश होता है। वो जन आंदोलन में जुड़ी रही, बचपन से वानर सेना में थी, यहाँ थी वहाँ थी, कांग्रेस में भी रहीं। कांग्रेस में भी कोई बहुत अध्यक्ष नहीं बनाया गया था उनको। और लाल बहादुर शास्त्री को मौका मिला नेहरू के बाद में। जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया तो जैसे नीतीश कह रहे हैं कि हम उनके बेटे को करपी ठाकुर को लेके आए, वैसे कांग्रेस ही इंदिरा गांधी को लेके आए 2 साल बाद। 66 में प्रधानमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी ने देश की नीतियों को जनोन्मुख बनाया, आम जनता से जुड़ा हुआ बनाया, देश का स्वाभिमान बढ़ाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दुश्मन को हराने का। अभी तक कहीं नहीं, अमेरिका जैसा देश हार के जाता है, भारत हारा नहीं था। विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा सैनिक समर्पण कराया। बढ़िया काम करती नहीं, लगातार जीतती रही, डेमोक्रेसी को प्रभावित नहीं होने दिया। इमरजेंसी लगाई तो हटाई भी, चुनाव हार भी गई। वंशवाद पे ही बात करें अगर हम, तो इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी कब बने? इंदिरा गांधी ने तो नहीं बनाया। कहाँ से आया वंशवाद? राजीव गांधी को तो जैसे नीतीश बनाने की बात कर रहे हैं ऐसे कांग्रेस ही ने बनाया। इंदिरा गांधी तो मर चुकी थी। राजीव गांधी के बाद पूरा संसद भवन में खड़े होकर बड़े बड़े सांसद, नारायण दत्त तिवारी से लेके अर्जुन सिंह से लेके, जो जितने नाम आप गिन लें उस वक्त के जितने बड़े नेता थे, खुद मनमोहन सिंह अनुनय विनय करते रहे। 1 घंटे संसद के सेंट्रल हॉल से प्रसारण आया दूरदर्शन पे, जिसमें सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे सोनिया जी आप प्रधानमंत्री बन जाइए। कुछ लोग कहते हैं अडवाणी ने वंशवाद का मसला, अरे अडवाणी थे ही क्या उस वक्त जो वंशवाद का मसला उनके उठाने से इस पार्टी का उतना बड़ा वजन था क्या कि इनके उठाने से लोग सोनिया गांधी को नहीं मनाते? ये सोनिया गांधी की अपनी चॉइस थी, साफ जानते हैं उस समय जो लोग थे। ऐसे किसी के आरोप लगाते, वो राम थोड़ी थे कि कह दिया, धोबी ने कुछ कह दिया तो पत्नी को बाहर निकाल दें। किसी के कहने से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन नहीं बनी, संघर्ष किया, नरसिंह राव को बनाया। नरसिंह राव कांग्रेस की जो सारी नीतियां थीं उनसे दूर ले गए अमेरिका की तरफ। फिर कांग्रेस इकट्ठे हुए, तिवारी कांग्रेस बनाई, लड़े झगड़े और वापस लाने की कोशिश की गांधी परिवार को। फिर से तिवारी कांग्रेस हुई, अर्जुन सिंह थे उसमें, शीला दीक्षित थी, बहुत सारे नेता थे। क्या हुआ? सोनिया गांधी नहीं बनी। फिर प्रधानमंत्री कौन बना? मनमोहन सिंह बने। और मनमोहन सिंह को लोग कहते हैं लल्लू प्रधानमंत्री थे। अब साबित हो गया कि वो कैसे लल्लू थे। नरसिंह राव के टाइम पे ही मनमोहन सिंह इतने पैक्ट इंटरनेशनल साइन कर चुके थे WTO से लेके सारे, कि अब वो अमेरिका की जेब में जो घुसा दिया था उन्होंने, जेब से वो बाहर ही नहीं निकल सकता था। अब लोग कहते हैं सोनिया गांधी, अरे कांग्रेस के अध्यक्ष है भाई, या RSS चीफ भी तो अपने बयान देते हैं, उनकी नीतियों पर देश चलता है, तो इधर कांग्रेस की नीतियों पर कांग्रेस का प्रधानमंत्री देश चला रहा है, तो क्या गलत है? और मनमोहन सिंह के बाद में भी ये सब लोग जानते हैं कि एक मौका था कि जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बना दिया जाता और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता, तो राहुल गांधी की एक इमेज प्रधानमंत्री वाली बन जाती। लेकिन राहुल गांधी वहाँ देश भर में झुग्गी झोपड़ियों में रहना, गरीबों के बीच में जाना, कोई कैमरा मेरा नहीं जाता था। बाद में जाके लोग जाते थे, मीडिया वाले ढूंढते ढांढते तो पीछे से पूछ के आते थे, अच्छा इनके घर पे रात को आए थे। देश को समझने में लगा रहा वो आदमी।
जब उसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को सफलता नहीं मिली तो दुनिया मनाती रह गई, छोड़ के चल दिया, मैं नहीं हूं अध्यक्ष। आज भी संघर्ष कर रहा है, सड़क पे है। इससे पहले भी सड़क पे था, संसद पे गिरफ्तारी देता है, पुलिस उठा के ले जाती है एक आंदोलनकारी की तरह, मुकदमे होते हैं, मानहानि के मुकदमे होते हैं, संसद की सदस्यता जाती है, संसद में दहाड़ता है, और अभी फिर देखिए सड़क पे है। हेमंता विश्वा शर्मा जैसे लोग उसके बारे में जो चाहे बोल रहे हैं, झेल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का वंशवाद जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि राजकुमार ने, पिताजी ने, राजा महाराजा ने अपने बेटे का, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया राजपाट चला गया लेकिन महाराज बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो खैर, ये थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ मामला चला गया, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां थी जो आपसे साझा करनी थी। तो जो स्थिति है उसमें ये आरोप नीतीश कुमार ने लगा दिए हैं। तो एक बात पक्का मान के चलिए कि अब नीतीश कुमार दोबारा से मोदी जी की जेब में जा रहे हैं, और जेब में नहीं जा रहे हैं, मुझे तो लगता है नीतीश कुमार इस मिशन पे ही आए थे कि एक इंडिया गठबंधन खड़ा करो, और इंडिया गठबंधन को आगे आगे बढ़ के इन्हीं सारे लोगों ने खूब धक्का लगाया, और धक्का लगाने के बाद ये सारे लोग, अब जब चुनाव आ गया है, 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव है अप्रैल में, तो ये अब भाग जा रहे हैं इंडिया गठबंधन को डुबोकर। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस गठबंधन के टूटने के बाद भी मोदी जी को चुनौती देने वाली शक्ति के तौर पर, भले ही वो छोटी शक्ति हो या बड़ी शक्ति हो, कोई देखा जाने वाला है तो कांग्रेस पार्टी है। वो कांग्रेस पार्टी ही है जो मोदी जी को चुनौती देने की हालत में है, क्योंकि 18% वोट तो उसके पास तब भी थे जब 2019 में पुलवामा से मोदी जी ने सुपड़ा साफ इलेक्शन जीता था। मोदी जी के पास 35% के अराउंड थे, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा इस वक्त याद नहीं आ रहा है, 37% थे, और इनमें से कितने किसी के पास भी 4% से ज़्यादा नहीं थे। और एक और ताकत कांग्रेस के पास में वो ये है कि वो एक सेंट्रल पार्टी है, केंद्रीय पार्टी है। तो प्रधानमंत्री पद के लिए अगर बिहार में किसी को वोट देना होगा तो वो नीतीश कुमार की पार्टी को देने के बजाय कांग्रेस पार्टी को दे देगा। तो फिर ये नीतीश कुमार ये सब क्यों कर रहे हैं, बीजेपी इनसे क्यों करा रही है, ये भी आपके दिमाग में आएगा। वो इसलिए करा रही है कि एक देश भर में एक व्यापक परसेप्शन क्रिएट करना है, छवि बनानी है, माहौल बनाना है कि मोदी जी अजय हैं। राम मंदिर से बनाया गया माहौल, और भी कुछ चीज़ें होंगी, 26 जनवरी पे विदेशी मेहमान आ रहे हैं, दूसरी चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें होंगी, और माहौल बनेगा जिससे ये बताने की कोशिश होगी कि मोदी जी तो जीतेगा तो मोदी ही, अगले 50 साल तक उनको कोई नहीं हरा रहा है। और एक इंडिया गठबंधन बना था चुनौती देने के लिए, वो भी खत्म हो गया, अब तो मोदी जी अजय हैं। तो उस पर असर तो पड़ेगा जो इस माहौल को देखकर वोट देता है। लेकिन जिसका बेटा डबल डिग्री होने के बावजूद, तमाम सारी पढ़ाई होने के बावजूद, 100 जगह सर फोड़ने के बावजूद, सरकारी नौकरियां निकलने और उनके पेपर कैंसिल हो जाने के बावजूद अपने बेटे को इजराइल में मरने के लिए भेज रहा है, माफ़ कीजिएगा मरने के लिए, लेकिन उस वातावरण में भेज रहा है। देश के बच्चों को हमारी सरकार इजराइल के लिए कैंप लगा लगा के भर्ती कर रही है। एम्प्लॉयमेंट दफ्तर बने हुए हैं देश के सरकारी संस्थान, इजराइल के लिए, मोदी जी के दोस्त के लिए, लेबर भेजने के लिए, मजदूर भेजने के लिए। वहाँ की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काम रुक गया है क्योंकि उन्होंने फ़िलिस्तीन के मज़दूरों को भगा दिया है। तो क्या होने वाला है, इससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 में जो परसेप्शन वाले वोट हैं, जो ये देख के वोट देख रहे हैं जो जीत रहा है उसको दे आए, हमारा वोट खराब नहीं जाना चाहिए, वो परसेंटेज वाले लोग वोट तो मोदी जी की तरफ पक्के हैं। लेकिन 10 साल में जिनके घरों में बिजली के बिल डबल हो गए, जिनकी हालत ख़राब हो गई, और जो इस व्हाट्सएप वाले शोर में नहीं आए हैं, वो जो वोट अपना देंगे, उस वोट में जो शिफ्ट आएगा, वो शिफ्ट देश भर में कांग्रेस की तरफ जाएगा, क्षेत्रीय पार्टी की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, अगर क्षेत्रीय पार्टियां भी साथ होती तो काम बहुत आसान हो जाता, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास 60% के आसपास वोट हैं। इससे वो आसानी से मोदी जी को गुजरात वापस भेज सकती थी। अब भी मौका है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है ममता बनर्जी के
प्रदेश में घुसने के बाद कि हम ममता जी को मजबूत करने आए वगैरह वगैरह, उसके बाद लगता है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं किसी नेगोशिएशन के लिए तैयार होंगी। हो सकता है ममता बनर्जी के, केजरीवाल के, दूसरे लोगों के जो बयान आए हैं, नीतीश को तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये दूसरे रास्ते में निकल पड़े हैं, वो बयान सीटों के लिए दबाव बनाने के लिए हों। ज़्यादा सीटें लेना चाहते हो गठबंधन में, हर आदमी करता है, जाहिर बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी भी अगर गठबंधन बन जाता है तो सीन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, और नहीं बनता है तो भी सीन वैसा नहीं होने वाला जैसा ये लोग सोच रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।